नमस्कार। मैं हूँ उर्मिला मेहता। मैंने हास्य व्यंग्य रचनाओं की एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसका नाम है ऐसा आपको कब से है। इनकी रचनाओं की मैं क्रमशः पाठन करूँगी जो आपको पसंद आएगी। ऐसा आपको कब से है। यदि शिकारी ने क्रौंच पक्षी का वध न किया होता, रत्नावली ने प्रेम के बदले फटकार न सुनाई होती और दुनिया में दुख दर्द नहीं होते, तो क्या एक डाकू संस्कृत के महान कवि और एक रसिक प्रेमी हिंदी साहित्य के सिरमौर कवि बनते? राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनते? वास्तव में वे शिकारी महात्मा, रत्नावली दीदी और वे अमूल्य दुख दर्द धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने उन महानुभावों को आह दी जिनका सहारा लेने से उनको वाह मिली। क्योंकि आह से गाना यानी कविता अच्छी उपजती है, ऐसा भुक्तभोगी कवि पहले ही घोषणा कर चुके हैं। संक्षेप में यह कि अर्धशती तक पहुँचते पहुँचते आखिर हम भी अचानक ही आला दर्जे के कवि यानी कवयित्री बन गए। परिपक्व अवस्था में कवयित्री बनने का यह फायदा हुआ कि जीवन भर के अनुभव फटाफट पन्नों को रंगने लगे। सामाजिक शोषण और शिकवे शिकायत का स्वर ऐसा उभरा कि कवि आहत का खिताब मिल गया, जिसे हमने आनंदित होकर स्वीकार कर लिया। कविता लिखने के बाद उसे सुनाने की व्यग्रता कोई कवि ही समझ सकता है। कवि तो कोई भी उपलब्ध न हो सका, इसलिए छोटे बेटे को दुगने जेब खर्च पर कविता सुनने के लिए राजी किया, वह भी इस शर्त पर कि बिना तरन्नुम के उसके सोने के समय पर जल्दी से सुना दी जाए। मरती क्या न करती, इसे में संतोष करना पड़ा। आरंभ में तो अच्छी दाद मिल गई, पर दर्द, पीड़ा, आह और व्यंग से भरी कविताएं सुनकर वह भी कन्नी काटने लगा। येन केन प्रकारेण बालक ने 1 महीना पूरा किया और आत्मसमर्पण के स्वर में बोला, आप चाहो तो हमारा जेब खर्च बंद कर दो, गुल्लक के पैसे भी ले लो, पर हम पर रहम खाओ, हमारी जान बख्शो। हमारी कविता पर पहला वज्रपात हुआ, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। अब हमने 5वीं तक पढ़ी और हमारी सत्संगति से समझदार हुई बाई को ही धर दबोचा। वह रसोई घर में खाना बनाती तो हम अपनी कविता का रसास्वादन उसे करवाते। समझने के लिए रचना की आधारभूमि, पृष्ठभूमि बतलाकर संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या भी कर देते। कुछ दिनों तक उसने हमें सहा, पर फिर वही ढाक के 3 पात। सिर दर्द और समय का बहाना बनाकर उसने भी पिंड छुड़ा लिया। यह दूसरा वज्रपात था, पर ऐसे हादसों से असली कवि कभी घुटने नहीं टेकते। अब भगवान जी को ही ले लीजिए, एक तो इतने उबाऊ घरेलू काम बना डाले और ऊपर से महिलाओं के मत्थे मढ़ दिए। मनन चिंतन में इससे काफ़ी रुकावट पैदा होती है। खैर, भगवान के काम में क्या नुक्स निकाले। अपने को तो कविता लिखने से मतलब है, भगवान की तो भगवान ही जाने। तो पाठकों, अब हमारी कविता का आक्रमण हमारी पूज्य माताजी के ऊपर होने लगा, जो चेंज के लिए हमारे घर आई थी। नारी व्यथा और नारी शोषण से भरी कविताएं सुनकर उनकी आंखें भर आती और वे भी कोई विषय कविता के लिए बता देती। कविता की प्रतिक्रिया देखकर हम धन्य हो उठते। कविता के बचपन ने गजल के यौवन में कदम रखा। मुक्तक और रुबाई अटखेलियां करने लगे। जब ये सब भी हमने माताजी को सुनाए तो बजाय प्रशंसा के लताड़ और फटकार की प्राप्ति हुई। कहने लगी, पहले जैसी कविता ही लिखा करो, भगवान की भजन लिखो, गजल वजल लिखना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। खैर, अब तक हम कुछ चर्चित हो चुके थे और श्रोताओं की भी कमी नहीं थी। किस्मत से दाद भी अच्छी मिलने लगी थी। एक बार एक स्थानीय अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की शोभा भी बढ़ा आए थे, अतः अखबार में नाम भी छप चुका था। अब तो रिश्तेदारों को भी मानना पड़ा कि हमारी कविता में दम है। तो हुआ यूं कि एक सुनहरी संध्या को जब हम अपने स्नेही और साहित्यिक रुचि रखने वाले देवरों और देवरानियों के बीच अपनी कविता सुनाकर आत्मविभोर हो रहे थे
कि अचानक हमारी देवरानी पूछ बैठी, भाभी ये ऐसा आपको कब से है? हमने हड़बड़ाकर पूछा, कैसा, क्या मतलब? वह बोली, यही कविता का जुनून, गजल की सनक और मुक्तक की पींगे। पहले तो आप हमारी तरह बिल्कुल नॉर्मल थी, कभी भी ऐसा कुछ देखने सुनने में नहीं आया। यह गुबार फूटना कब चालू हुआ? हम क्या कहते, अट्टहास के बीच कविता का राग बंद करना ही श्रेयस्कर समझा। हमें अनुभव हुआ जैसे कोई डॉक्टर मरीज से पूछ रहा हो, यह बीमारी आपको कब से है? हमारी मिजाज पुरसी की नीयत से सबसे समझदार देवर ने राय दी कि भाभी आप वाकई में बहुत उच्च कोटि की कविताएं लिखती हैं, इन्हें पेपर में छपने के लिए भेज दीजिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 3 कहानियां लिखकर अमर हो गए हैं, आपने तो पूरी एक किताब लिखी है। वैसे भी हिंदी में अच्छी कवयित्रियों का अकाल है, आपका तो नाम छपेगा नाम, कविता बाद में छपती रहेगी। सबने हमारा हौसला बुलंद किया और श्रेष्ठतम पत्र पत्रिकाओं में अपनी अमूल्य कविताएं भेज दी। दूसरे ही दिन से लापरवाही के लहजे में छपी कविता खोजने लगे। हमारी कविता नहीं छपेगी तो फिर किसकी छपेगी? पर कुछ ही दिनों बाद जब अस्वीकृत रचना अपनी ही हस्तलिपि में अपने नाम आ जाती तो ऐसा लगता जैसे कोई मरने के पहले ही अपनी 13वीं बरसी का पूरा इंतजाम कर दे और जीते जी उस साजो सामान को देखकर टेसुए बहाए। कभी लगता अस्वीकृत कविता तो उस बेटी के समान है जो धूमधाम से ब्याही गई पर ससुराल से अपमानित होकर वापस पेवेलियन यानी माता पिता के पास आ गई हो। पर जैसे समझा बुझाकर बेटी को वापस उसके घर भेज दिया जाता है, वैसे ही कविता में निखार लाकर भाव गांधीर्य का समावेश कर वापस संपादक महादेवता को समर्पित करने का कार्य निर्बाध जारी है। आशा और विश्वास पर दुनिया टिकी है। सुश्री महादेवी जी, निराला जी और पंत जी की रचनाएं भी अस्वीकृत होकर लौटी थी। संपादक शनि महाराज की बेरुखी, बेमुरवत और जालिम दृष्टि का सामना उन्हें भी करना पड़ा था। कविता भेजते भेजते 7.5 का आखिरी अढ़ैया श्रेष्ठ फलदायक ही रहता है। प्रारंभ के 2 अढ़ैये लेखकों के लिए संघर्षपूर्ण रहते ही हैं। एक दिन उदासी के क्षणों में यह आत्मज्ञान हुआ कि वाल्मीकि, तुलसीदास, कालिदास और व्यास आदि कवियों ने क्या कठोर हृदय संपादक की मिन्नतें की, फिर भी लेखकों के परदादा और लकड़दादा बन गए। आप मेरा तात्पर्य समझ गए ना? वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी के ऊपर मैंने एक खंड काव्य लिखना चालू किया है। यदि इस पर भी संपादक महोदय ने ध्यान नहीं दिया तो शीघ्र ही महाकाव्य की नौबत भी आ सकती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कविता का सृजन पीड़ा, दुख दर्द आदि के कारण होता है। प्रकाशित न होने की अतीव पीड़ा ही महाकाव्य लेखन के लिए उत्तरदायी होगी, सावधान रहें। ऐसा हमें कब से है मालूम नहीं, पर लेखन में प्रखरता, कटाक्ष गर्म पारे की तरह बढ़ते रहेंगे, यह निश्चित है। लेखनी की उपेक्षा अब बर्दाश्त से बाहर है।